हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज की जो हम क्लास अभी लेकर आए हैं, आज की हम क्लास में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन करेंगे। जितना अभी तक हम कर चुके हैं उसके रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, आज हम सबसे पहले यहाँ पर उनका एक फास्ट रिवीजन करेंगे। आज के लेसन में हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक के तहत हम क्या क्या बातें जानेंगे, बहुत जल्दी रिवीजन में जानेंगे। आज हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को, ऑफ़र को, एक्सेप्टेंस को एंड अदर एसेंशियल जो भी इससे रिलेटेड होंगे, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अगर बात करनी है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम डिटेलिंग में इन सब लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले भी कहा था कि आज हम एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन H के तहत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या परिभाषा दे रखी गई है? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब आपका यह कहना कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होगा जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है तब वह कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेक्शन 10 के जितने भी रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं उनको कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। जो भी सेक्शन 10 में रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं, कौन से सेक्शन 10 के अंतर्गत रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं याद होना चाहिए आपको। इस वक्त मुझे आप लोग एक काम अवश्य करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। जो भी यहाँ हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आप सभी मुझे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे उसमें आप आंसर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री कंसेंट का होना आवश्यक होता है। इसमें सेक्शन 10 के क्या रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए और लॉ के द्वारा उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 10 में जो भी एसेंशियल बताए गए हैं, अगर वो एसेंशियल किसी भी एग्रीमेंट में पाए जाते हैं तभी हम यह मान के चलेंगे कि वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, तभी हम यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लेकर आएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कहाँ करा गया है? कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइन करा गया है। इसके अलावा भी अदर एसेंशियल इस संबंध में पाए जाते हैं। अदर एसेंशियल कौन से पाए जाते हैं इसमें? 2 पार्टीज़। भाई जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पर एक पार्टी होगी जिसके द्वारा ऑफ़र बनाया जाएगा, दूसरी पार्टी होगी जिसके लिए ऑफ़र बनाया जाएगा। जो पार्टी ऑफ़र बनाती है उसे ऑफरर, जिसके लिए ऑफ़र बनाया जाता है उसे ऑफरी कहा जाता है। इस संबंध में पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट का होना बेहद आवश्यक होता है। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? तो फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन दे रखी गई है वह डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में दे रखी गई है कि अगर आपको यह जानना है कि पार्टीज़ की कंसेंट सहमति फ्री है या नहीं है, तो हमें यह याद रखना होगा कि पार्टीज़ की कंसेंट फ्री कंसेंट तब कही जाएगी जब वहाँ पर कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक से फ्री होगी, तब यह माना जाएगा कि पार्टीज़ की कंसेंट वहाँ पर फ्री है। आने वाले चैप्टर्स में हम इसको भी क्लियरफाई करेंगे। अभी चलिए अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो A है, वो एक मास्टर की पोजीशन में है, B यहाँ पर एक सर्वेंट की पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो सर्वेंट है उसके पास में एक साइकिल है, साइकिल की कीमत 1500 रुपये रख लेते हैं।
अब यहाँ पर ऐसे में जो मास्टर है वो इस साइकिल को 200 रुपये में ख़रीदना चाहता है। यहाँ पर जो मास्टर है वो डोमिनेट पोजीशन में है। यहाँ पर अगर ऐसे में यह सर्वेंट अपनी हाँ कर भी देता है तो यहाँ पर यह जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी हो रहा है, क्या यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट में इस सर्वेंट की सहमति कंसेंट फ्री कंसेंट कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंसेंट है सर्वेंट की, जो यहाँ पर बी की सहमति है, वह अनडू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड मानी जाएगी। जब आप कोई भी एग्रीमेंट की बात करते हैं तो कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पर सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होते हैं, और उसमें से एक आवश्यक रिक्वायरमेंट होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, जिसके बारे में सेक्शन 11 में एक्सप्लेन करा गया है। जिस वक्त भी पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ अवश्य होना चाहिए। जैसे कि अगर ए है वो एग्रीमेंट करता है बी के साथ में, तो ज़रूरी यह होगा कि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ ही, जो ऑफरर है वो भी, जो ऑफरी है वो भी, वह उस टाइम पर मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ अवश्य होना चाहिए। आगे चलते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं? सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं तो उनके बीच फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए मतलब क्या था? फ्री कंसेंट होना चाहिए मतलब कि यह कि जो उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी पार्टीज़ की, वो कोवर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से फ्री होनी चाहिए। पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। जिस बात को लेकर पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं वो कंसिडरेशन, वो उनका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के नियमों को फॉरबिट कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के नियमों को डिफीट कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इमोरल हो या फिर किसी भी प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाने के पर्पज से नहीं होना चाहिए। मतलब लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना आवश्यक होता है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर ए कहता है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा, इस कंडीशन पे देगा कि बी एक सर्टेन जगह पर किसी मार्केट में अपना व्यवसाय नहीं करेगा, अपना ट्रेड ऑक्यूपेशन, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। इस संबंध में वो उसे 1 लाख रुपए देने की बात करता है। तो आप सेक्शन 27 को रीड करिएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहां पर बताया गया है कि इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। अदर एसेंशियल की बात करें अगर, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, ऑफरर एंड ऑफरी होना चाहिए। उनका मेन पर्पस लीगल रिलेशन क्रिएट करना होना चाहिए। सोशल इंटेंशन नहीं होना चाहिए उनका, जैसे किसी को अपने घर बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना, किसी को डिनर के लिए इनवाइट करना, सोशल नहीं होना चाहिए। इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करना होना चाहिए उस एग्रीमेंट का। वहाँ पर सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर ए कहता है कि वो अपनी कार को बी को बेचेगा, अब वो यूँ कहता है या तो वो 80,000 रुपये में बेचेगा या फिर 90,000 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ पर अनसर्टेन है। यहाँ पर तय ही नहीं है कि वो कितने रुपए में बेचना चाहता है, सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में सर्टेन होना भी बेहद ज़रूरी है इस संबंध में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके लिए आवश्यक मानी जाती है, इसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है। भाई पार्टीज़ हैं, ऑफरर और ऑफरी है, उनको अपनी तरफ से परफॉर्म करना बेहद आवश्यक है। तो जिस बात के लिए पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं उस ऐसी बात को लेकर उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको वो आपस में परफॉर्म कर सकें, जिसकी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि
ए है वो यहाँ पर इस संबंध में बी से कहता है कि, जैसे कि ए है वो बी से कहता है कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा। जैसे कि इस संबंध में ए बी से कहता है कि ए इस बी को 1 लाख रुपए देगा। अगर यहाँ पर बी इस ए के मरे हुए बेटे को जीवित कर देता है तब, तो ऐसी कंडीशन में यह तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, जबकि परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से परफॉर्म किया जाना चाहिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जल्दी रिवीजन करना है अब हमें अपना आज का। अब हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हमने यहाँ पर जान लिया कॉन्ट्रैक्ट किसे कहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको क्लासिफाई करा गया है, उसके तरीके बताए गए हैं, जो कि वैलिडिटी के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर और फॉर्मेशन के बेस पर बताए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इस संबंध में वैलिडिटी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार बताए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इल्लीगल एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे पहले इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लेकर आ जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो पहले हमें यह देखना है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कहाँ दे रखी गई है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में दे रखी गई है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। बहुत सिंपल है, इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। जैसे कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं, यहाँ पर जो बी है वो इस संबंध में एक पेंटर की पोजीशन में है और यहाँ पर बी ए से प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन डे पर उसके लिए एक पिक्चर बनाएगा। लेकिन जिस दिन ये पिक्चर बनाई जानी थी ठीक उससे एक दिन पहले बी जो कि पेंटर है वो मर जाता है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में यह जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है और उसको यहाँ पर इस संबंध में वॉइड ही माना जाएगा। हम बात करते हैं अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में परिभाषित करा गया है। पहले एक बार आप इसकी डेफिनेशन को रीड करिए। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल सिंपल समझ लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ए और बी यहाँ पर दो पार्टी हैं। ए के पास एक वॉल क्लॉक है जिसकी कीमत 25,000 रुपये है। यहाँ पर बी इस वॉल क्लॉक को खरीदना चाहता है लेकिन ए बेचना नहीं चाहता है। यहाँ पर बी इस ए को धमकी देता है कि अगर ए ने अपनी वॉल क्लॉक बी को नहीं बेची तो वह उसको हार्म पहुंचाएगा, वह उसको किसी प्रकार की भी हानि पहुंचा सकता है। अब अगर यहाँ पर ऐसे में ए के द्वारा अपनी तरफ से सहमति दे दी जाती है इस एग्रीमेंट में, तो यहाँ पर क्या जो ए है उसकी सहमति फ्री कंसेंट है? नहीं है। क्यों? वह कोअर्सन से इफेक्टेड मानी जाएगी। अब एक बात याद रखना, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी के बीच में हुआ है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वह ए के बिहाफ पर ए के द्वारा ही कैंसिल करवाया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ ए। प्रेजेंट एग्जाम्पल की हम जो बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 से रिलेट करता है।
यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं। इसमें जो ए है वो बी को 1 लाख रुपए देने की बात करता है और यहाँ पर ए बी को 1 लाख रुपए देने की बात करता है, जिसके बदले में बी ए की सरकारी नौकरी लगवाने का प्रॉमिस करता है। इस प्रकार का एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो कि अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो आपको अगर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपके सामने भी है, समझ लीजिए। अगर ए है वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है, उसने बी को 10 लाख रुपए 1 जनवरी 2000 को उधार दिए थे। 3 महीनों के लिए उसने उसे पैसा उधार दिया था। यहाँ पर 3 महीने बीत गए हैं पर बी के द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया है। ए के पास में क्या राइट है? ए के पास में यह राइट है कि वो इस बी के ऊपर मुकदमा दाखिल कर सकता है, लेकिन मुकदमा दाखिल करने का भी एक टाइम पीरियड होता है। इसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाया गया है, लिमिटेशन एक्ट। अगर हम प्रेजेंट एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट एग्जाम्पल के तहत जो यहाँ पर क्रेडिटर है, जो यहाँ पर ए है, उसके पास में इस बी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल करने का 3 साल का समय था। 3 इयर्स। कितना समय था? 3 साल का समय था मुकदमा दाखिल करने का। लेकिन यहाँ पर इस ए के द्वारा 5 साल बीत गए हैं पर मुकदमा बी के अगेंस्ट दाखिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर यह जो इसका डेप्ट था, यहाँ पर यह जो 10 लाख रुपए का डेप्ट था वो क्या बन गया? वो यहाँ पर इसमें टाइम बार डेप्ट बन चुका है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में यह जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो ए है वो इसको चाहकर भी इन्फोर्सेबल नहीं करा सकता है। कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस अराइज हो गई हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड सरकमस्टांसेस अराइज हो चुकी हैं, टाइम पीरियड से रिलेटेड ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं अब जिसमें यहाँ पर यह इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के बारे में, जो कि बेस है फॉर्मेशन के बेस पर। अब हम यहाँ पर इसमें जानेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है, जैसे कि बहुत सिंपल है। ए है वो अपनी कार 10 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। अब इसके लिए वो डायरेक्टली बी के पास जाता है बाय वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, लिखित रूप में कैसे भी, एक्सप्रेसली वो यहाँ पर बी के सामने ऑफर बनाता है और बी के द्वारा भी शब्दों के माध्यम से, लिखित रूप में, रिटन वर्क में कैसे भी अपनी बात, अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी स्वीकृति ए तक बता दी जाती है। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि ए है, यहाँ पर ए एक ट्रेन से आया। अब वो ट्रेन से जैसे ही वो उतरा, उसके सामने कुली आया और उसका सामान लेकर आगे आगे चलने लग गया। यह ए भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो यहाँ पर इम्प्लाइड तौर पर यह पता चल रहा था। इम्प्लाइड का मतलब, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मेन बेस क्या होता है? जो कि आपके कंडक्ट से झलकता है, जो कि आपके व्यवहार से प्रतीत होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का यह मेन बेस है, क्योंकि यहाँ पर जब कुली ने सामान लिया तो ए ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ए उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ए जो है वो अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वहाँ पर दे रहा है। यस, इसमें यह भी आता है। अब हम बात करेंगे इस संबंध में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन एसेंशियल होता है अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ एनोदर। अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ एनोदर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ए और बी, यहाँ पर एक क्रेडिटर की पोजीशन में है। ए के द्वारा बी और सी दो लोगों को 10-10 हज़ार रुपये पैसे उधार दिए गए हैं। यहाँ पर जब पैसा वापस करने की बारी आई
तब यहाँ पर अकेले बी ने ही ए को 20,000 रुपये वापस कर दिए अपने, और सी के बिहाफ पर भी उसने पैसे ए को वापस कर दिए हैं। यहाँ पर सी इस बात को नहीं जानता है और वो अपने पैसे 10,000 रुपये ए को वापस करने आया है। अब यहाँ पर जो ए है उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, अब यहाँ पर जो ए है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो यहाँ पर इस ए की ये ड्यूटी बनती है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का भी अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब बेनिफिट, यहाँ पर इसकी ड्यूटी बनती है क्रेडिटर की प्रेजेंट एग्जाम्पल में कि इसके द्वारा किसी प्रकार का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं रखना है इसे। इसकी ड्यूटी बनती है कि यह उसे वो बेनिफिट वापस कर दे। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसी के तहत। इसमें ए है वो बी के घर गया था। ए एक व्यापारी है, उसके पास एक बॉक्स था, वो बी से मिलने गया था। यहाँ पर ए का इंटेंशन कहीं से भी इस बी को फ्री में वो बॉक्स देने का नहीं था। बाय मिस्टेक वो बॉक्स वहीं पर रह जाता है। अब यहाँ पर यह ड्यूटी बनती है इस बी की कि जो बॉक्स इसके यहाँ पर रह गया है वह उस बॉक्स को जिस रूप में वह बॉक्स था उसी रूप में ए को वापस कर दे। और अगर बी ने इस बॉक्स को प्रयोग कर लिया है, यूज कर लिया है, तो यहाँ पर इस संबंध में बी को फिर कंपनसेट करना होगा ए को। क्लासिफिकेशन ऑन परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, पार्टीज की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस प्रेजेंट में ही कर दी जाती है। जैसे कि ए लैपटॉप लेने के लिए गया, 25,000 में उसे मिल रहा था लैपटॉप। यहाँ पर ए के द्वारा लैपटॉप बी को हैंडओवर करा गया, बी के द्वारा हाथ के हाथ पेमेंट कर दिया गया। यह क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस फ्यूचर में होती है। जैसे कि ए और बी थे, ए ने कहा कि वो अपनी कार बी को 3 लाख रुपए में बेचेगा, बी ने कहा वो तैयार है, पर दोनों पार्टीज तैयार होती हैं कि अब से 3 महीने के बाद हम कार आपको डिलीवर करेंगे, आप पैसे हमको डिलीवर कर दीजिएगा। तो बात फ्यूचर में परफॉर्म करने की हो रही है, तब हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? यह भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ही आ जाता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें या फिर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसमें एक बात याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो, यह एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ही बताए गए हैं। अब समझना, ए जो है वो एक शॉपकीपर है, बी यहाँ पर उसकी दुकान पर जाता है। अब यहाँ पर जो बी है वो इस ए को 2,500 रुपया दे देता है और इससे कहता है कि जब भी आपके यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के चावल आ जाएं, आप हमारे घर पर भिजवा दीजिएगा। यहाँ पर बी ने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल कर दिया है। अब ए की परफॉर्मेंस यहाँ पर की जानी है, जो कि कब की जाएगी? जो कि फ्यूचर में की जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर कहा था यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस अभी कर देती है और एक पार्टी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में जाएगी। पर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि अगर हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जान रहे हैं, इसमें परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की फ्यूचर में ही जाएगी। वही एग्जाम्पल है पहले वाला ही। ए अपना स्कूटर बी को 1 लाख में बेच रहा है। यहाँ पर दोनों यह तय करते हैं कि अब से 1 महीने बाद ही वो यहाँ पर इसको स्कूटर की डिलीवरी देगा, तभी बी उसको पेमेंट करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा था, जिसमें दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में जा रही है। अब हम बात करते हैं हमने आपसे शुरू में भी कहा था, हम आज यहाँ पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, हम उसका आज यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या आज बातें रिवीजन में करनी है। देखो, ये रिवीजन बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस करी होंगी तो आपको डिटेलिंग में आंसरिंग मिल जाएगी। काफ़ी इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ में हमने वो क्लास कंप्लीट करवाई है। ये रिवीजन क्लास आज इसलिए ही करवाई जा रही है ताकि आप एक साथ सारे टॉपिक्स को अपने रिवीजन में ले लें। आपका पूरा कंप्लीट, आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर बातें कम करते हैं, रिवीजन आगे चलते हैं। ऑफर एंड एसेंशियल।
सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ऑफर की, तो हमें पता होना चाहिए ऑफर का सिंपल मीनिंग क्या है, ऑफर को कहाँ परिभाषित किया गया है। ऑफर को सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में परिभाषित करा गया है। बहुत सिंपल है, अगर ए है वो अपना डीवीडी प्लेयर 2500 रुपये में बी को बेचने की बात करता है, तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए ऑफरर है, जो ऑफर बना रहा है, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उसको यहाँ पर ऑफरी कहते हैं। ऑफर की परिभाषा क्या है उसको रीड कर लीजिए। When one person signifies to another his willingness, और मेन पर्पस क्या है इसका, ऑब्टेनिंग द एसेंट। बस इसी लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, इसी में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो ए है वो अपना डीवीडी प्लेयर बी को बेचना चाहता है, यहाँ पर यह ऑफरर, यहाँ पर यह जो ए है आप इसके एक्ट को कैसे कह देंगे, ये ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर जो यह ए है वो अपनी इच्छा को, अपनी विलिंगनेस को बी के सामने रख रहा है। क्यों रख रहा है, ताकि यहाँ पर बी की सहमति इस संबंध में रिसीव की जा सके। इसीलिए यहाँ पर हमने कहा था कि ए के द्वारा जो एक्ट करा गया है वो इसमें ऑफर की पोजीशन में जाना जाएगा। यस, यही हमने एग्जाम्पल दिए थे। अब हम बात करते हैं ऑफर के एसेंशियल क्या हैं। तो ऑफर का सबसे पहला एसेंशियल होता है ऑफर सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए मतलब भाई ए है वो कहता है कि वो अपनी कार बी को 3 लाख में या 4 लाख में बेचेगा, यह एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर सर्टेनिटी होनी चाहिए, यहाँ पर क्लियर करना होगा ऑफरर को कि वह अपना ऑफर कितने रुपए में बना रहा है। ऑफर का मेन पर्पस क्या है, ऑफर का मेन पर्पस लीगल रिलेशन क्रिएट करना होना चाहिए। ऑफर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होता है कि ऑफर हमेशा से ही कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। कम्युनिकेट किया जाना चाहिए मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया है उस व्यक्ति की जानकारी में ऑफर का आना बेहद ज़रूरी होता है, तभी हम कहते हैं कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। इसका लीडिंग केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इसका लीडिंग केस है। क्या था इस केस में, इस केस में एक मास्टर है और एक सर्वेंट है। बहुत सिंपल समझो, मास्टर का जो नेव्यू था वो यहाँ पर खो चुका है। यहाँ पर इस मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा कि सर्वेंट आप जाओ और जाकर हमारा जो नेव्यू खो गया है भतीजा वगैरह उसे ढूंढ कर लेकर आओ आप। अब यहाँ पर जनरल स्पीकिंग उसने अपनी बात कह दी मास्टर ने। अब यहाँ पर सर्वेंट ढूंढने चला गया है। अब उसके जाने के बाद में मास्टर ने एक यहाँ पर डिक्लेरेशन बनाया, मास्टर ने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट बनाया कि जो कोई भी उसके भतीजे को ढूंढ कर लेकर आएगा वह यहाँ पर उसको इतने रुपए एज अ रिवॉर्ड मनी देगा। अब यहाँ पर इस केस में जो सर्वेंट था उसको वह भतीजा मिल गया, वो ढूंढ कर लेकर आया है। उसके बाद में उसे पता चली है कि मास्टर द्वारा ऐसा कोई रिवॉर्ड, ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी किया गया है। यहाँ पर इस सर्वेंट को इस संबंध में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात जो थी वो यह थी कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए और मास्टर द्वारा जो ऑफर बनाया गया था वो इस सर्वेंट के द्वारा कार्य करने के बाद उसको पता चला था, ना कि उससे पहले उस तक कम्युनिकेट हो सका था। इसलिए सबसे अहम बात यहाँ पर यही है कि ऑफर हमेशा से ही सामने वाली की जानकारी में आना चाहिए, ऑफर हमेशा उसे कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर को बनाने का मेन पर्पस ही ये होता है कि जो सामने वाली पार्टी है उसकी कैसे भी सहमति को प्राप्त किया जाए। जैसे कि ए ऑफर बना रहा है स्कूटर बेचने का बी को 25,000 में, तो यहाँ पर उसका पर्पस यही है कि जो बी है ऑफरी उसकी सहमति संबंध में प्राप्त की जाए। ऑफर, एक बात याद रखिएगा, जो ऑफर बनाता है, जो ऑफरर होता है ना, वो अगर चाहे तो अपने ऑफर में कंडीशन वगैरह भी रख सकता है, लेकिन जो एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति होता है ना, जो ऑफरी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऑफर को उसी रूप में एक्सेप्ट करे जिस रूप में उसके सामने ऑफर बनाया गया है इस संबंध में। यस, ऑफर जो है वो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें एक्सप्रेसली तो बहुत सिंपल है, जो कि बाय वर्ड्स वगैरह बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें ऑफर को इम्प्लाइडली तौर पे बनाने की,
बहुत सिंपल है। जैसे कि ए है, वो एक ए और बी दो पार्टी हैं। जो यहाँ पर बी है वो एक कार का ओनर है। यहाँ पर उसकी कार कहीं पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर ए आता है, उस कार को साफ करने लग जाता है। तो यहाँ पर यह ए की तरफ से इम्प्लाइडली ऑफर तो ही बनाया गया है। और अगर बी ने कुछ भी नहीं कहा, आराम से अपना काम करवाया, तो एक तरह से बी की तरफ से उसे इम्प्लाइडली एक्सेप्ट करा गया है। फिलहाल तो हम इम्प्लाइडली ऑफर की बात कर रहे हैं, जो क्लियर हो चुका है। यस, एक बात याद रखिएगा, आप इस संबंध में एक लीडिंग केस आता है, इसमें हार्वे वर्सेस फेसी का केस है। यस, ऑफर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन आंसर अबाउट लोएस्ट प्राइस। इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए क्या था इसमें। हार्वे वर्सेस फेसी का केस था। इस केस में यहाँ पर क्या था, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर ए और बी संबंध में दो पार्टी हैं। बी के पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। इसके लिए ए ने एक लेटर बी को लिखा। उस लेटर में इस ए ने यह पूछा कि इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस कितना है और क्या आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। अब बी ने इस लेटर को आंसर करा। बी ने यहाँ पर इस लेटर को आंसर में लिखा कि इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है। उसने इस बात को कोई आंसर नहीं दिया कि वो बेचना चाहता है या नहीं चाहता है। आगे जाकर इस ए ने कहा कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने को तैयार है, लेकिन बाद में पता चला कि बी ने इस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया है। यहाँ पर ए के द्वारा इस बी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करा गया, लेकिन यहाँ पर इस केस में डिसाइड करा गया कि यहाँ पर ए और बी के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बी के द्वारा सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताया गया था और लोएस्ट प्राइस बताना कहीं से भी यह नहीं पता चल रही, कहीं से भी यह नहीं था कि वो ऑफर बना रहा है। इसका लीडिंग केस है हार्वे वर्सेस फेसी का केस है। ऑफर इनवाइटेशन टू ऑफर से हमेशा डिफरेंट होता है। इनवाइटेशन टू ऑफर का क्या मतलब होता है, यह इसके जनरल मीनिंग है इसके, यह एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, निगोशिएट ऑफर टू रिसीव द ऑफर, यह इसकी मीनिंग है ऑफर और इनवाइटेशन से रिलेटेड। चलिए, यस, अब हम बात करते हैं संबंध में ऑफर के तरीके कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑफर अपने आप में कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर बहुत सिंपल है। जनरल ऑफर ऐसा ऑफर है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जाता है और इस संबंध में इसका लीडिंग केस आता है कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या था वो समझ लीजिए। यहाँ इस केस में यह था कि एक कंपनी थी, उस कंपनी द्वारा एक दवाई बनाई गई थी और उस कंपनी का यह कहना था इस संबंध में कि जो व्यक्ति इनकी इस दवाई को खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नामक रोग दोबारा कभी नहीं होगा। यहाँ इस केस में एक महिला आई थी कॉलिक, उनके द्वारा उस दवाई को लिया गया था और उस दवाई को लेने का जो भी प्रेस्क्रिप्शन बताया गया था, जो डायरेक्शन दी गई थी, उसके आधार पर उस दवाई को लिया गया था। यहाँ पर उसके बाद भी उस महिला को वह बीमारी हो जाती है। उस महिला द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया गया अगेंस्ट कंपनी के। कंपनी ने यह कह के अपना डिफेंस करना चाहा कि यह तो कोई ऑफर ही नहीं था, लेकिन यहाँ इस केस में डिसाइड करा गया कि यह एक जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया है और इस ऑफर को एक व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया है। स्पेसिफिक ऑफर बहुत सिंपल होता है। स्पेसिफिक ऑफर वह ऑफर होता है जो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया जाता है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर को समझना है तो पहले इसके मीनिंग को नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर। बहुत सिंपल है। ए के द्वारा अपनी कार बी को बेचना चाहता है ए 2 लाख में। अब ए ने यहाँ पर ये ऑफर बनाया बी के लिए कि वो अपनी कार उसे 2 लाख में बेचना चाहता है। अब उसी तारीख पर, जिस डेट पर ए ने ऑफर बनाया था, उसी तारीख पर बी ने ऑफर बनाया है। दोनों ऑफर आपस में क्रॉस कर गए, इसलिए हमने यहाँ पर कहा था इसको क्रॉस ऑफर। बहुत सिंपल, इसका मीनिंग अब क्लियर हो गया।
exchange identical offer in ignorance at the time of each other offer। यहाँ पर A भी नहीं जानता कि B ने भी उस टाइम पर ऑफर बनाया है, B भी नहीं जानता कि A ने इस प्रकार का कोई ऑफर उसके लिए बनाया है। काउंटर ऑफर समझना है तो काउंटर ऑफर समझने से पहले उसके मीनिंग्स को नोट कर लीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, यह इसके अन्य अदर नेम हैं। काउंटर ऑफर बहुत सिंपल है, जैसे कि ए है, उसके पास एक डीवीडी प्लेयर है, वो डीवीडी प्लेयर 2500 रुपये में बेचने की बात करता है। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जब ऑफर बनाया जाता है तो ऑफरी की ड्यूटी बनती है कि जिस रूप में ऑफर बनाया गया है उसी रूप में वह ऑफर को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ पर बी ने क्या करा, बी ने कहा कि वो इसे 2500 में नहीं सिर्फ 2000 में ही खरीदने को तैयार है। तो यहाँ पर बी के ऐसा कहते ही जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया, मॉडिफाइड हो गया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस बन गया। इसे यहाँ पर इस संबंध में हम काउंटर ऑफर की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। स्टैंडिंग ऑफर या फिर ओपनिंग ऑफर कह लीजिए, ऐसा ऑफर जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि ए ने ऑफर बनाया कि वह अपनी बुक बी को बेचना चाहता है 2500 रुपये में। अगर बी चाहता है तो बता दे अपना आंसर, क्योंकि उसका ये ऑफर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही वैलिड है, 1 हफ्ते तक के लिए ही स्टैंड करता है। तो इस प्रकार के ऑफर को हम यहाँ पर स्टैंडिंग ऑफर कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संबंध में अपने एक्सेप्टेंस की। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्सेप्टेंस का क्या मीनिंग है। एक्सेप्टेंस की परिभाषा ये रखी गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में। बहुत पहले सिंपल परिभाषा है, सिंपलिसिटी के संग रीड करो परिभाषा को। पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड। जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल बनाया गया है, ए ने कहा कि वो अपनी कार 10 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। तो जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल बनाया गया है, कौन व्यक्ति है प्रेजेंट एग्जाम्पल में, बी। तो जब बी के लिए जब वो यहाँ पर ऑफर बनाया गया है, बी के द्वारा जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब यहाँ पर यह प्रॉमिस की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसी को यहाँ पर हम इस संबंध में एक्सेप्टेंस के रूप में जानते हैं, जिसको सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में परिभाषित किया गया है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाई पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया है, एक्सेप्टेंस हमेशा उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर ए ने कहा था कि वो अपनी कार बी को बेचना चाहता है, यह ऑफर उसने बी के लिए बनाया था, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी बी की तरफ से आएगी या फिर उसके द्वारा ऑथराइज एजेंट की तरफ से आएगी। यहाँ पर यह जो एक्सेप्टेंस है वो बी की तरफ से ना आकर उसके फ्रेंड सी के द्वारा दी जा रही है, तो ऐसे में यह एक्सेप्टेंस एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। यस, इसके अंतर्गत एक लीडिंग केस भी हम उस वक्त बता चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे हम। बोल्टन वर्सेस जॉनसन का एक लीडिंग केस है, वो भी आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बताया गया है। क्या था इस केस में, चलिए हम बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। बोल्टन, ब्रोकलहर्स्ट, जोन्स, ठीक है। यहाँ पर इस संबंध में जो इसमें ब्रोकलहर्स्ट है उसका अपना एक बिजनेस हुआ करता था और वो यहाँ पर ज़्यादातर जोन्स के साथ में अपनी बिजनेस डील करा करता था। यहाँ पर जोन्स की तरफ से जो कि क्रेडिटर है, उसने ब्रोकलहर्स्ट को कई बार सामान उधार वगैरह पर भी दे रखा गया था। यहाँ पर ब्रोकलहर्स्ट ने अपने बिजनेस को बोल्टन को बेच दिया है। अब यहाँ पर जोन्स तो इस बात को नहीं जानता है ना कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया है। जॉनसन तो यहाँ पर यही मानकर चल रहा है कि अभी भी बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट का ही है और इसी बात को मानते हुए वो एक बिजनेस डील करता है और वो कुछ सामान वगैरह भेजने की बात करता है। अब यह डील असलियत में हो रही थी बोल्टन के साथ में। अब यहाँ पर बोल्टन सामान भिजवाता है जॉन्स को और उसके साथ में सामान की रसीद भी भिजवा देता है, पैसे की पेमेंट की। तब जॉन्स को पता चलता है कि असलियत में अब वो डील बोल्टन के संग कर रहा था, पर वो अभी भी अब यहाँ पर ऐसे में जो जॉन्स है वो यह रिप्लाई करता है कि उसका पहले से ही ब्रोकलहर्स्ट पर पैसा बकाया था, वो उसी में उसको सेट ऑफ कर ले। यहाँ पर इस केस में डिसाइड करा गया था कि यहाँ पर जॉन्स का जो इंटेंशन था वो डायरेक्टली ब्रोकलहर्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का था, ना कि बोल्टन के संग कॉन्ट्रैक्ट करने का था। यस,
अगर आप एक्सेप्टेंस की बात कर ही रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए, अगर जनरल ऑफर बनाया जाता है तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दी जाती है? जनरल ऑफर बनाए जाने पर एक्सेप्टेंस, एक जनरल ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जाता है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी किसी एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है। अब वो इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली किसी प्रकार से भी दी जा सकती है, जैसे कि कॉलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में था। यहाँ इस केस के अंतर्गत जो एक्सेप्टेंस दी गई थी वो इम्प्लाइड तौर पर दी गई थी। हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस के अंतर्गत जब ऑफरी के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जाएगी तो वो हमेशा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब अगर ए ने यह कहा है कि वो अपनी कार बी को 10 लाख में बेचना चाहता है तो यहाँ पर बी उस ऑफर को उसी रूप में स्वीकार करेगा। अगर यहाँ पर बी यह कहता है कि वो उस कार को 10 लाख में नहीं बल्कि 8 लाख में खरीदना चाहता है तो यहाँ पर ऐसे में यह जो कंडीशन है इनकी वह अब अनकंडीशनल नहीं रह गई बल्कि वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस बन जाएगी। एक्सेप्टेंस हमेशा से ही कम्युनिकेट होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ऑफ़र को कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे ही जब ऑफरी के द्वारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया है तो इस बात की जानकारी ऑफर तक जानी बेहद ज़रूरी है। और इसका लीडिंग केस आता है, यह रेलवे कंपनी का एक केस है। इस केस में क्या था वो समझ लीजिए आप सिंपल तरीके से मेरे से। आप यहाँ पर इस केस में यह हुआ था कि यहाँ इस केस में एक एग्रीमेंट हुआ था रेलवे कंपनी के बीच में और ब्रोडन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पर इस संबंध में ए और बी सिंपल तरीके से समझ आते हैं। चलिए, ए और बी दो पार्टी हैं, इसमें सिंपल समझते हैं। ए और बी दो पार्टी हैं। ए के द्वारा कोई एग्रीमेंट बनाया गया और वो एग्रीमेंट बनाकर इन्होंने बी को भेजा था। अब बी ने क्या करा, बी ने उस एग्रीमेंट को, बी को अच्छा तो लगा, उन्होंने अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने उस एग्रीमेंट को अपने टेबल के ड्रॉअर में रखकर रहने दिया। उन्होंने उसे कम्युनिकेट ही नहीं करा उन्होंने ए तक। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एराइज ही नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना बेहद ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस किस रूप में दी जाएगी? तो जिस रूप में भी ऑफर के द्वारा कहा जाएगा, जो प्रेस्क्राइब मोड बताया जाएगा, उस रूप में एक्सेप्टेंस दे दी जानी चाहिए। जैसे कि ए अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेच रहा है। यहाँ पर उसने कह रखा है कि अगर बी इस ऑफर को स्वीकार करता है तो वो अपनी तरफ से अपनी एक्सेप्टेंस ईमेल के माध्यम से उस तक पहुँचा सकता है। अब यहाँ पर एक प्रेस्क्राइब मोड बता दिया गया है, पर अगर ऑफर को पता ही ना हो किस तरीके से उसे अपनी एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचानी है, ऑफर तक पहुंचानी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो रीजनेबल मैनर होगा, जो रीजनेबल टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में रीजनेबल मैनर में वो अपनी बात ऑफर तक पहुंचा सकता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा यह बनता है, क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में जाता है? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। और इसका लीडिंग केस आता है फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का केस आता है। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, केस के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर इसमें एक अंकल थे, अंकल का एक भतीजा था और उस भतीजे के पास में बहुत सारे हॉर्स हैं। अंकल जो थे वहाँ पर वह उन हॉर्स में से एक हॉर्स खरीदना चाहते थे। उन्होंने इसलिए अंकल ने उस नेव्यू को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि आपके पास यह जो हॉर्स है वो हम खरीदना चाहते हैं। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, अगर आप साइलेंट रह गए तो हम मान लेंगे कि आप उस हॉर्स को हमें आपने सेल आउट कर दिया है। हमने आपको शुरू में भी बता दिया था कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर नेव्यू ने क्या करा, नेव्यू ने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने अंकल को कम्युनिकेट ना करके अपने मैनेजर को, बिंडले जो था मैनेजर है यहाँ पर इस केस में, उसको कह दिया कि आप ये जो हॉर्स है वो हम अंकल को बेचना चाहते हैं। अब किसी दिन जब ऑक्शन हुआ, हॉर्स का जब ऑक्शन हुआ तब उसमें मैनेजर ने वो हॉर्स भी बेच दिया। अंकल को जब पता चला तो अंकल ने इस संबंध में एक सूट फाइल किया, अगेंस्ट मैनेजर सूट फाइल किया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर भाई यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एराइज ही नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पर नेव्यू के द्वारा कभी अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं की गई है अंकल को, और यहाँ पर यह नियम क्लियर कर दिया गया कि केवल साइलेंस रहना एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं जाता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके थे, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी दी जा सकती है, बाय परफॉर्मेंस करके दी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा लीडिंग केस आता है कॉलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। वहाँ पर उस लेडी के द्वारा उस दवाई को बाय डायरेक्शन लिया गया था, जो डायरेक्शन बताई गई थी उस दवाई की, उसी अनुसार उसने उस दवाई को प्रयोग किया था। यहाँ पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस उस ऑफर के लिए किस तरह से दी थी, वहाँ पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट के माध्यम से, बाय परफॉर्मेंस दी थी। यस, अब हम अपने इस वाले पॉइंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट जो है उसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होते हैं, कब यह कंप्लीट होते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट, यह कब कंप्लीट होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है आपके लिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए, और अगर आपको यह क्लास, हमारी रिवीजन क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपने ज़रूर बताएं, अपना रिप्लाई ज़रूर बताएं आप मुझे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। हम आगे भी अपनी जैसे जैसे हम लेसन्स कवर करवाते चलेंगे, हम उनके फिर यूनिट्स को पूरा रिवीजन में भी एक एक करके कंप्लीट करवाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। यस, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर इस संबंध में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है। तो याद रखिएगा, अगर ए के द्वारा 1 जनवरी 2000 को ए के द्वारा 11 जनवरी 2000 को एक ऑफ़र बनाया गया बी के लिए कि वो अपनी चेयर बी को 2 लाख रुपए में बेचेगा। ठीक है, यह ऑफ़र बी को कब जानकारी में आया, बी से कम्युनिकेट कब हुआ, कब बी की जानकारी में आया, यह ऑफ़र बाय लेटर बनाया गया था, बी की जानकारी में 12 जनवरी को आया है। तो जिस दिन ये ऑफर बी की जानकारी में आ गया है उसी दिन यहाँ पर यह कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको यह समझना है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है, तो यह 2 तरीके से कंप्लीट होगा, अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट एक्सेप्टर। सबसे पहले समझना अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट होगा। यस, मैं आपको इसी चार्ट में समझाती हूँ। जब यहाँ पर बी ने 12 जनवरी को उसे ऑफर मिला है, ठीक है, अब बी के द्वारा यहाँ इस संबंध में 14 जनवरी को अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट कर दी गई है। तो जिस दिन बी के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करी गई है उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर यह जो इसके द्वारा एक्सेप्टेंस दी गई थी यह बी को मिली है 16 जनवरी 2000 को। तो जिस दिन यह एक्सेप्टेंस ए की जानकारी में आई है, जिस दिन ये एक्सेप्टेंस ऑफरर की जानकारी में आई है उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट हो गया है। यस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं इस संबंध में कि जब ऑफर बनाया गया है, जब एक्सेप्टेंस बना दी गई है, तब उसको रिवोक किया जा सकता है। हाँ, रिवोक किया जा सकता है, लेकिन कब रिवोक किया जा सकता है ये समझ लेना, बहुत क्लियर हो जाएगी बात अब आपके लिए। ए के द्वारा 11 जनवरी 2000 को ऑफर बनाया गया था, जो ऑफर बी को 12 जनवरी को मिला था। यहाँ पर बी ने 14 जनवरी को अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट कर दी थी और यह एक्सेप्टेंस बी को ए को 16 जनवरी को प्राप्त हो गई थी। अब एक बात समझना, 12 जनवरी को क्या कंप्लीट हुआ था? 12 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया था। 14 जनवरी को क्या कंप्लीट हुआ था? 14 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर ए को लगता है कि उसे अपना ऑफर वापस लेना है तो ए अपना ऑफर कब वापस ले सकता है इस संबंध में? बिफोर
बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर, यानी कि जो ए है वो अपना ऑफर इस तारीख से पहले कभी भी वापस ले सकता है। अब हम बात करते हैं बी को अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है, तो फिर 16 तारीख को क्या कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बी को बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, इसका मतलब बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है तो 16 तारीख से पहले ही वापस लेगा। अब हम एक बात बता दें, जब ऑफर वापस लिए जाने की बात हो रही है तो ऑफर किन तरीकों से वापस लिया जा सकता है। बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, उसी पर सब अप्लाई करेंगे। ए डीवीडी प्लेयर 3000 में बेचने की बात करता है बी को। अब यहाँ पर उसे नहीं बेचना बी को, तो एक नोटिस देकर बात खत्म कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर उसने एक टाइम पीरियड दे रखा था ऑफर के लिए, वो टाइम पीरियड लैप्स कर गया है, उतने बीच में बी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई है। या फिर यह भी हो सकता है कि उसने पहले से कोई कंडीशन लगा दी है कि आपको इतना पहले पैसा हमको एडवांस में दे देना है, बाद में फिर देखा जाएगा। तो जो कंडीशन लगाई गई थी उसको फुलफिल नहीं करा गया था, तो भी यह बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ए ने कहा था कि वो 3000 में उसको डीवीडी प्लेयर बेचने की बात कर रहा है, पर यहाँ पर जो बी है वो कहता है वो 2500 में ही खरीदेगा, तो वो काउंटर ऑफर बन गया। या फिर यह हो सकता है कि जिस वक्त दोनों ने यह एग्रीमेंट किया उस वक्त तक सब कुछ सही था, लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन आ गई हैं कि अब वो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सब्सिक्वेंट इलीगलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी वो ऑफर लैप्स कर जाएगा। एक इस वाले पॉइंट को भी आप समझ लीजिए, यह क्या था। यहाँ पर सपोज करिए जब ए ने बी को ऑफर बनाया है, ए ने बी को इस संबंध में ऑफर बनाया डीवीडी प्लेयर बेचने का 3000 रुपये में, ठीक है। अब ऑफर बनाने के बाद में बी मर गया या पागल हो गया है, ऑफर बनाने के बाद में जो ए है वो मर गया या पागल हो गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में ऑफर लैप्स कर गया है, लेकिन अगर यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि बी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस वक्त बी की तरफ से अपनी एक्सेप्टेंस भेजी जा रही है उस टाइम पर बी इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, तो फिर यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस बाउंड मानी जाएगी, है एक्सेप्टेंस एप्लीकेबल मानी जाएगी। पर अगर यह पता चला कि बी को जानकारी थी कि ए मर चुका है या पागल हो चुका है, उसके बाद भी बी अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस भेज रहा है, तब उस एक्सेप्टेंस का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो इसी के साथ आज हमने यहाँ पर अपना यूनिट फर्स्ट रिवीजन में लिया है। हम इससे पहले इसकी सारी क्लासेस अपनी कंप्लीट करवा चुके हैं। आज मुझे लगा कि अपनी अगली क्लासेस हम फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में हम अभी कंटिन्यूस अपनी क्लास नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से। आज हमें लगा कि जब हम अपनी क्लास अब स्टार्ट फिर से कर रहे हैं तो एक बार क्यों ना हम फिर यूनिट फर्स्ट का एक बार हम रिवीजन कर लें आपके लिए, और आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा होगा।